दोस्तों रुकिए एक पल, जरा आंखें बंद करके सोचिए 2014 का वह दिन जब एक चाय वाले की कहानी ने पूरे देश की नींद उड़ा दी। मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, ये वादा था बड़े बड़े सपनों का। पर आज 2025 खत्म होने को है, क्या वही सपना साकार हुआ या वह सपना कहीं जड़ से हिल चुका है? बेरोजगारी के बोझ तले दबती नई पीढ़ी, समाज में बढ़ता फूट और लोकतंत्र की चीखें, ये सब हमारी आंखों के सामने क्यों है? क्या नरेंद्र मोदी ने भारत को मजबूत बनाया या किसी ऐसी दिशा में धकेल दिया जहां से वापसी मुश्किल है? ये वीडियो किसी नेता पर व्यक्तिगत घृणा नहीं है, ये सवाल है। और सवालों के जवाब तभी मुमकिन है जब हम आंकड़ों, रिपोर्टों और साक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें। क्या गुजरात की आग आज भी कहीं न कहीं सुलग रही है? क्या नोटबंदी ने छोटे व्यापारों के साथ साथ किसानों के जैविक जीवन को भी जला दिया? सीए एनआरसी ने किस हद तक नागरिकों में भय पैदा किया? और मणिपुर, वहां हुई बर्बर घटनाएं जिनमें 260 से अधिक लोगों की मौत की बातें आईं, क्या सरकार ने समय पर वह कार्रवाई की जो अपेक्षित थी? हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप झुठलाए हुए वादों और उनकी हकीकत के बीच फर्क पहचान सकें। अगर आप सोचते हैं कि सब ठीक है तो ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपकी सोच को झकझोर दे तो कमेंट में लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। तो आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। याद है 2014, चाय की चुस्कियों से सत्ता तक का वह सफर, आंखों में चमक, हर भाषण में वादे, सबका साथ, सबका विकास, काला धन का अंत, 2 करोड़ नौकरियां सालाना, किसानों की आमदनी दोगुनी। पर 11 साल बाद इन वादों की जांच करिए तो सवाल पैदा होते हैं, क्या वादे पूरे हुए? आलोचकों और कुछ स्वतंत्र शोधों का कहना है कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में हासिल सिर्फ आधा अधूरा नतीजा रहा और उसकी कीमत आम लोगों ने चुकानी पड़ी। CMI जैसे प्राइवेट संस्थानों और सरकारी स्रोतों में बेरोजगारी के अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कुछ रिपोर्टें युवा बेरोजगारी की तीव्रता पर चिंतित दिखती हैं, जबकि आधिकारिक आंकड़े थोड़ी बेहतर तस्वीर देते हैं। दोनों को साथ में पढ़ना जरूरी है। आर्थिक नीतियों पर भी बहस जारी है। 2016 की नोटबंदी को लेकर जिन रिपोर्ट्स ने उसे आकस्मिक और हानिकारक बताया, उनके अनुसार छोटे व्यापार और अनौपचारिक सेक्टर को बड़ा झटका लगा। GST के लागू होने के बाद भी MSME, सूक्ष्म व लघु उद्योग पर प्रभाव पर बहस हुई। कुछ जगहों पर लेन देन सरल हुए, पर कर व्यवस्था के संक्रमण में अनेक छोटे कारोबारियों को दिक्कत हुई। इन आर्थिक झटकों के चलते कहा जाता है कि लगभग करोड़ों नौकरियां प्रभावित हुईं, पर अलग अलग संस्थान अलग अलग तरीके से गिनती करते हैं। इसलिए यहाँ पैमाना और स्रोत बताते हुए ही निष्कर्ष देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विकास कहानियों के पीछे अक्सर तकनीकी उपलब्धियां, UPI, डिजिटल इंडिया जैसी पहल तारीफ के काबिल है। मगर सवाल यही है, क्या तकनीक ने सबको फायदा पहुंचाया या लाभ सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित रहा? जब आर्थिक असमानता बढ़े और टॉप टायर्स की संपत्ति बढ़े तो सामाजिक घर्षण भी बढ़ने लगता है। इस हिस्से के बाद मैं आपसे पूछना चाहता, कमेंट में लिखिए, क्या आपके आसपास के लोग इन आर्थिक बदलावों से बेहतर हुए या बदतर? हमें आपकी असल जिंदगियों की खबर चाहिए, न कि सिर्फ आंकड़ों की। अब हम उस आग की ओर लौटते हैं जिसने देश के कुछ हिस्सों की कल्पना को बदल दिया। गुजरात 2002, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गोधरा घटना और उसके बाद हुई हिंसा पर अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें आई। BBC की डॉक्यूमेंट्री और कुछ विदेशी रिपोर्ट्स ने यह कहा कि घटनाओं में प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल हैं, और कुछ रिपोर्टें तो इसे जातीय सफाई जैसे संकेत तक कहती हैं। वहीं सरकारी निष्कर्ष और कुछ अदालतों ने अलग अलग निष्कर्ष दिए। ये मामला और उससे जुड़े आरोप वर्षों से न्यायिक प्रक्रियाओं और बहसों में रहे, इसलिए यहाँ सीधे किसी पर दोषारोपण से बचना जरूरी है। लेकिन यह भी सत्य है कि उस घटना का असर दीर्घकालिक रहा और सार्वजनिक विमर्श में एक गहरी दरार सी छोड़ गया। बिल्किस बानो जैसे संवेदनशील केसों ने न्यायिक प्रक्रिया, पीड़ितों की आवाज और समाज में अपराध की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। कुछ मामलों में निर्णय बदलते भी आए और यह दिखाता है कि सत्य की खोज और न्याय की राह जटिल होती है, खासकर जब राजनीतिक दबाव, मीडिया कवरेज और स्थानीय साजिशें आपस में उलझ जाएं। इस पूरे अध्याय में हम यह भी देखना चाहेंगे कि ऐसे समय में नेतृत्व ने क्या किया और क्या नहीं किया। पर हर दावे के साथ स्रोत और रिपोर्ट जोड़ना जरूरी होगा, ताकि हम केवल आरोपों पर नहीं बल्कि दस्तावेजों पर बात कर सकें। यहाँ आपसे एक चुनौती, कमेंट में लिखिए, क्या समाज में हुई इन घटनाओं की वजह से आपका निजी नजरिया बदल पाया? क्या आप मानते हैं कि किसी सत्ताधारी की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से तय करनी चाहिए या सिस्टमिक कमजोरियां अधिक जिम्मेदार हैं? अपने अनुभवों के साथ बताइए, मैं इन्हें आने वाले हिस्सों में शामिल करूंगा। दिमाग में आए सवालों के बाद अब बात करते हैं उस असर की जो शब्दों और नीतियों से समाज पर पड़ा। कुछ विश्लेषकों और अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जहां भाषणों में विभाजन के तत्व बढ़ते हैं, वहां नफरत और हिंसा की संभावना भी बढ़ती है। 2019 से 2025 के समय खंड में कई घटनाएं और नियम ऐसे सामने आए जिनको लेकर आलोचना हुई और कुछ मामलों में राज्य केंद्र पर आरोप भी लगे कि वह पर्याप्त रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में सक्रिय नहीं रहा। इन चिंताओं की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मणिपुर में राज्यगत हिंसा और उससे जुड़ा मानवीय संकट, जिसमें सरकारों से भी सवाल उठे हैं, ने यह भी दिखाया कि स्थानीय संघर्ष किस तरह राष्ट्रीय स्तर पर भय पैदा कर सकते हैं। आधिकारिक आंकड़े और मानवाधिकार समूहों की रिपोर्टों में यही संकेत मिलता है कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग विस्थापित हुए, जिससे न सिर्फ सुरक्षा संकट पैदा हुआ बल्कि संविधान आधारित अधिकारों पर भी प्रश्न उठे। इन सब बातों का तात्पर्य यही है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव और विकास नहीं है, वह सुरक्षा, स्वतंत्रता और सभी नागरिकों के बराबर अधिकारों का प्रश्न भी है। यहाँ मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में साफ साफ बताइए, क्या आप समझते हैं कि आज की राजनीतिक भाषा हमारे लोकतंत्र को चोट पहुंचा रही है? और अगर हाँ, तो आपका समाधान क्या होगा? लिखिए, आपके विचारों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी दर्दनाक भी है और प्रेरणादायक भी। दर्द इसलिए क्योंकि बहुतों ने कीमत चुकाई, आर्थिक उलझने, सामाजिक दरारें और दूसरों की खामोशी के कारण जिंदगियां प्रभावित हुई। प्रेरणा इसलिए क्योंकि युवा जाग रहे हैं, नागरिक आवाज उठा रहे हैं और विपक्ष सक्षम लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के कुछ हिस्से जैसे डिजिटल पेमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर असल में जनता के काम आए हैं, पर सवाल यही है कि क्या ये पर्याप्त हैं जब समाज का तंतु खुद थोड़े थोड़े हिस्सों में टूट रहा हो? नजर रखने वाली चीजें अब ये हैं: 1. तथ्य आधारित जांच और खुली अदालतें। 2. आर्थिक नीतियों का असर उन तक पहुंचाना जिनका जीवन उन पर निर्भर है। और 3. सामाजिक संवाद, ताकि वोट की राजनीति से आगे जाकर राष्ट्र की नींव को मजबूत किया जा सके। मेरा अंतिम संदेश आपसे यही है: सवाल पूछिए, प्रमाण मांगिए और सबसे बढ़कर अपनी आवाज का उपयोग कीजिए। लोकतंत्र केवल वोटिंग नहीं, ये रोजमर्रा की जवाबदेही और पारदर्शिता भी है। अब आपका रोल कमेंट में लिखिए। क्या मोदी ने भारत को मजबूत किया या जड़ से हिला दिया? और 2 से 3 लाइन में बताइए कि आप किस आंकड़े या रिपोर्ट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मैं आपके हर प्रमुख कमेंट को पढ़कर अगला वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब खोजकर बनाऊंगा। सत्य की खोज जारी रखो। जय हिंद।